Hello guys, welcome to Dupix by Reep Qureshi. Let's start the video. आज हम समझने वाले हैं एथिक्स एंड कल्चर जो कि वैल्यू एडिशन कोर्स है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसके अंदर शुरू के 3 क्वेश्चन में तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सोशल इशू इन पंच परमेश्वर। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट निकला था, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। पंच परमेश्वर या शॉर्ट स्टोरी बाय द रिनाउंड हिंदी, इसको किसने लिखा है? ये जो पंच परमेश्वर स्टोरी थी मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है। और ये रूरल इंडियन सोसाइटी पर बेस्ड है जो कि 20th सेंचुरी की स्टोरी है ये। और ये इस स्टोरी की थीम है आपकी जस्टिस, मोरालिटी और मतलब जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और क्या क्या सोशल ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर अब सोशल इशू देखने की क्या क्या थे। सबसे पहले है इसके अंदर करप्शन एंड नेपोटिज्म। इसके अंदर ऐसा दिखाया गया है कि मतलब जो पर्सनल रिलेशनशिप होती हैं और जो बायसेस होते हैं तो किस तरीके से पंचायत का डिसीजन चेंज कर देते हैं। इसके अंदर एक कैरेक्टर है जुम्मन शेख नाम का, जो कि हेड होता है पंचायत का। तो जब उसके फ्रेंड के फेवर में मतलब बात नहीं जा रही होती तो वो अपनी जजमेंट को बायस कर देता है, यानी उसकी तरफ कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, करप्शन हो जाता है, ठीक है। और सेकंड द रोल ऑफ द पंचायत। इसके अंदर दूसरा कि मतलब पंचायत का रोल क्या होता है रूरल एरियाज़ के अंदर, ये इसकी मेन सेंट्रल थीम दिखाई गई है, ठीक है। इसके अंदर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है पंचायत और उनके मेंबर की, ठीक है। और ये बताया गया है कि मतलब जो पंचायत के मेंबर्स की पावर होती है वो उनके पर्सनल बायसेस और फेयर जजमेंट से नीचे रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है मोरल इंटीग्रिटी एंड justice. The transformation of Juman Sheikh from a biased individual to a just punch means judge underscore the importance of moral integrity. यानी कि इसके अंदर जुम्मन शेख होता है वो बायस्ड इंडिविजुअल से क्या बन जाता है, जज बन जाता है। इट हाईलाइट हाउ इंडिविजुअल कैन इवॉल्व अपहोल्ड जस्टिस इवन व्हेन इट गोज अगेंस्ट हिज पर्सनल इंटरेस्ट। यानी कि इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि आपको जब सोशल जस्टिस की बात आए तो आपको इसके अंदर अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना कि ये बंदा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, क्या है। आपको उस टाइम पर सोशल जस्टिस को सबसे पहले रखना है। उसके बाद दिखाई गई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल डिलेमा। दिस स्टोरी डाइव इनटू एथिकल डिलेमा फेस बाय इंडिविजुअल इन पोजीशन जुम्मन इनिशियल स्ट्रगल एंड इवेंचुअल डिसीजन टू रूल अगेंस्ट हिज फ्रेंड रिफ्लेक्ट द टेंशन बिटवीन पर्सनल लॉयल्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Conflict of interest. The story brings to light the conflict of interest that can arise when personal relationship intersect with public duties. यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप जो क्या नाम है जब टकराती हैं पर्सनल ड्यूटीज़ से तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जुम्मन इनिशियल रूलिंग इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड शो हाउ पर्सनल इंटरेस्ट कैन अंडरमाइन जस्टिस। जिस तरीके से जुम्मन स्टार्ट में अपने फ्रेंड का साथ दे रहा था तो वो दिखाता है कि मतलब किस तरीके से वो अंडरमाइन कर रहा था जस्टिस को, यानी जस्टिस को पीछे छोड़ रहा था और बायसनेस कर रहा था। उसके बाद है सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस। द नरेटिव एम्फसाइज द नीड ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस इन सोशल जस्टिस सिस्टम। इट एडवोकेट फॉर अ जुडिशियल प्रोसेस दैट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस एंड सोशल हायरार्कीज। और इसके अंदर वुमेन राइट्स और सोशल स्टेटस के बारे में भी बात की गई हैं। तो ये इसके 7 पॉइंट्स थे जो कि मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला करप्शन एंड नेपोटिज्म, दूसरा रोल ऑफ पंचायत, तीसरा मोरल इंटीग्रिटी एंड जस्टिस, चौथा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल डिलेमास, पांचवा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, छठा सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस, सातवां वुमेन राइट एंड सोशल स्टेटस। अब हमें 2 एग्जांपल बताने हैं कल्चरल अवेयरनेस के हमारी एवरीडे लाइफ से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फूड प्रैक्टिसेस एंड डाइटरी restriction. Instance, at a workplace potluck, employee are mindful of their colleague dietary restriction and preference which may be based on cultural, religious और हेल्थ रीज़न। जैसे कि एक कोई भी वर्क प्लेस है, वहाँ पर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी कलीग्स हैं साथ में, तो सबके कल्चर अलग होते हैं, रिलीजन अलग होते हैं और हेल्थ रीजंस जो हैं अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फूड प्रैक्टिसेस यानी खाना पीना अलग होता है। तो इसकी जो है एक दूसरे कलीग्स इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं कि मतलब कि हाँ ये बंदा ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट की जाए। अवेयरनेस, colleagues ensure that there are vegetarian, vegan, halal, kosher and gluten free option available। मतलब जैसे कलीग्स होते हैं उन्हें पता है कि कोई इंसान वेजिटेरियन होता है, कोई हलाल खाता है, तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। तो
अगर जब कलीग्स इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं तो ये इसी पार्ट में आती है कि क्या नाम है कि ये एक तरीके से कल्चरल अवेयरनेस का ही पार्ट है कि मतलब दूसरे की फूड प्रैक्टिसेस और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की रिस्पेक्ट करना। अगला है ग्रीटिंग एंड कम्युनिटी स्टाइल्स इन, यानी कि एक दूसरे से ग्रीट करना और किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उसके स्टाइल्स। इसका एग्जांपल आ गया इन मल्टी कल्चरल नेबरहुड रेजिडेंट यूज़ अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग बेस्ड ऑन द कल्चर नॉर्म ऑफ देयर नेबर्स। यानी कि जो मल्टी कल्चरल नेबरहुड होता है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, ऐसे में जो रेजिडेंट होते हैं वो ग्रीटिंग और गेस्चर जो करते हैं वो कल्चरल नॉर्म के हिसाब से करते हैं अपने नेबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हैंड शेक बो और अ सिंपल वर्बल ग्रीटिंग माइट बी यूज डिपेंडिंग ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यानी कि नॉर्मली क्या कर लेंगे वो लोग, हैंड शेक कर लेंगे, बो कर लेंगे, या फिर सिंपल वर्बल ग्रीटिंग कि हाँ भाई कैसे हो, बढ़िया, यही सब। और अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग दैट सम कल्चर प्रेफर फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक हैंड शेक्स और हग वाइल अदर माइट फेवर अ बोर वर्बल ग्रीटिंग विदाउट फिजिकल टच। यानी कि किसी किसी कल्चर में ये अच्छा माना जाता है कि आप फिजिकल कांटेक्ट करो, जैसे कि किसी बंदे से मिल रहे हो तो आप उससे हैंड शेक करो, उसके साथ हग करो। बट किसी में इस चीज़ को ठीक नहीं माना जाता, किसी में माना जाता है कि हाँ भाई दूर से ही सलाम करो। दिस अवेयरनेस हेल्प इन कम्युनिकेटिंग रिस्पेक्ट एंड मेकिंग इंटरेक्शन मोर कंफर्टेबल फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। तो इसके अंदर आप दो एग्जांपल लिख सकते हैं, एक तो मैंने बता दिया फूड प्रैक्टिसेस एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन का, और दूसरा एग्जांपल ग्रीटिंग एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स का। तो इसका थर्ड जो लास्ट थर्ड और लास्ट शॉर्ट नोट जो था वो था द आइडिया ऑफ कर्म योगा एज एक्सप्लेन्ड बाय स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कर्म योगा एक्सप्लेन करा है उसके बारे में हमें बताना है। तो स्वामी विवेकानंद आइडियाज़ ऑफ कर्म योगा इज़ अ सेंट्रल थीम इन हिज टीचिंग एंड राइटिंग। यानी ये कर्म योग जो है ये इनकी टीचिंग और राइटिंग की सेंट्रल थीम थी। तो अब इसके की एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहला है सेल्फलेस एक्शन कॉन्सेप्ट। कर्म योगा एम्फेसाइज परफॉर्मिंग एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट और आउटकम। यानी आप कर्म करो और उसका फ्रूट ऊपर वाले पे छोड़ दो और उसका फल ऊपर वाले पे छोड़ दो। ये थी इसकी पहली टीचिंग। द फोकस इज डूइंग ऑन वंस ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी इट सेल्फ। एक्सप्लेनेशन स्वामी विवेकानंद taught that one should work with a spirit of detachment, dedicating the result of one's action to higher power of the benefit of other। यानी कि एक इंसान को काम करना चाहिए दूसरों की मदद के लिए, और मतलब इसके अंदर सेल्फलेस एक्शन करने चाहिए, मतलब सेल्फलेसनेस करनी चाहिए। अगर इंसान ऐसा करता है तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और उसकी माइंड की क्या होगी, प्योरीफिकेशन होगी, उसका दिमाग साफ होगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और दूसरा पॉइंट है ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी डिलीजेंटली विद डिसिप्लिन सेंट्रल टू कर्म योगा। यानी कि अपनी जो भी ड्यूटी है वो उसको डिलीजेंटली निभाए और डिसिप्लिन के साथ निभाए। विवेकानंद बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ स्पेसिफिक रोल इन ड्यूटी इन लाइफ। विवेकानंद को लगता था कि हर एक इंसान का एक अपनी लाइफ में रोल होता है, एक ड्यूटी होती है। अगर वो इन ड्यूटी को फुलफिल कर देता है तो ये उसके लिए एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, यानी ये उसके लिए एक इबादत की तरह है। थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। एक्शन परफॉर्म विद द राइट एटीट्यूड लीड टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड। अगर कोई इंसान किसी अच्छे एटीट्यूड के साथ कोई काम करता है तो उसकी वजह से उसका दिल और दिमाग दोनों चीज़ें साफ हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज दैट कर्म योगा हेल्प इन रिमूविंग सेल्फिश डिज़ायर एंड ईगो। अगर आप कर्म योग करते हो तो आपकी, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर यदि आप कर्म योग करोगे तो आप अपने सेल्फिश डिज़ायर, ईगो, इन सब चीज़ों को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, और जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है प्योर हो जाएगा, यानी कि साफ़ हो जाएगा, और आपको एक तरीके से इनर पीस मिलेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। फोर्थ है हार्मोनी ऑफ वर्क एंड स्पिरिचुअलिटी। कर्म योग ब्रिजेज द गैप बिटवीन वर्क एंड स्पिरिचुअलिटी इंटीग्रेटेड बोथ एस्पेक्ट हार्मोनियसली। कर्म योग कहता है कि ये मतलब एक तरीके से गैप जो है ख़त्म कर देता है, वर्क और स्पिरिचुअलिटी के बीच का जो गैप है कर्म योग उसे ख़त्म कर देता है। विवेकानंद थॉट दैट देयर इज़ नो नीड टू रिनाउंस वर्ल्डली ड्यूटीज़। विवेकानंद कहते थे कि मतलब आपको अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो आपको वर्ल्डली ड्यूटीज़ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान अपनी एवरीडे एक्टिविटी कर रहा है और साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के भी काम कर रहा है तो वो दोनों चीज़ें एक साथ परफॉर्म कर सकता है। यूनिवर्सल वेलफेयर, द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एज अ होल इज़ द की टेनेट ऑफ कर्म योगा। यानी कि सोसाइटी और ह्यूमैनिटी दोनों का वेलफेयर इसकी सेंट्रल थीम है कर्म योग की, यानी कि सोसाइटी और ह्यूमैनिटी दोनों का ही भला हो। विवेकानंद इनकरेज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर। यानी कि एक इंसान को दूसरे लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए जिसकी ताकि सोशल वेलफेयर हो। ही बिलीव दैट सर्विंग ह्यूमैनिटी इज इक्वल टू सर्विंग गॉड। वो क्या कहते हैं कि हमें इंसानों की सेवा करना
भगवान की सेवा करने जैसा है, वो ऐसा कहता था। इक्वानिमिटी, मेंटेनिंग इक्वानिमिटी इन सक्सेस एंड फेल्यूर इज एसेंशियल इन कर्म योगा। इक्वानिमिटी का मतलब होता है काम स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि इंसान अपने गुस्से को, अपने फीलिंग्स को, कोई भी उसका इमोशन है उसे कंट्रोल कर रहा है और सारी सिचुएशन कामली हैंडल कर रहा है, उसको बोलेंगे इक्वानिमिटी। अगर एक इंसान ने अपने लाइफ के अंदर इक्वानिमिटी ले आया तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद थॉट दैट वन शुड रिमेन बैलेंस एंड अनअफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ एक्शन वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। द इक्वानिमिटी फॉस्टर इनर स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। अगर एक इंसान के अंदर इक्वानिमिटी होगी तो उसके अंदर की इनर स्टेबिलिटी और रेजिलियंस दोनों ग्रो करेंगी। चौथा है, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस इन एनी गिवन सिचुएशन। आपको कोई भी सिचुएशन दे रखी है, उसके अंदर आपका आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस क्या होगा, इसको एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करना है। सोशल जस्टिस द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। सोशल जस्टिस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सोशल जस्टिस होता क्या है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर, विद इन अ सोसाइटी, सारी चीज़ों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सब चीज़ों को बराबर बराबर बांटना, भले से वो आपकी रिसोर्सेज हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर प्रिविलेजेस हो, यानी सोसाइटी के हर लोगों में इस चीज़ का बराबर तरीके से बांटना क्या कहलाया जाता है, सोशल जस्टिस। इट इनकम्पैसेस फेयरनेस, इक्वालिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट फॉर ऑल इंडिविजुअल, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ये क्या कहता है, क्या नाम है, ये सोसाइटी में क्या होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सब एक दूसरे को बराबर समझो। ये क्या हक को, राइट्स को लोगों के प्रोटेक्ट करता है, और ख़ासकर किस लोगों के, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो मतलब एक तरीके से थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को क्या करता है, एक तरीके से उनके राइट की प्रोटेक्शन करता है सोशल जस्टिस। अब आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, इक्विटी इन इंक्लूजन। सबसे पहले वही बात आ गई कि इक्विटी, कि सब चीज़ों के पास, सब लोगों के पास सोसाइटी के अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए। सबको सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज बराबर बराबर मिलने चाहिए। फिर उसके बाद है फेयर ट्रीटमेंट, की हर किसी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ भी कुछ गलत चीज़ ना हो, कि मतलब सोसाइटी में किसी एक इंसान को ज़्यादा चीज़ें दी जा रही हैं और एक को कम, तो ये फेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा। चौथा, एम्पावरमेंट, इनेबलिंग इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट फुल इन सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी हर इंसान को एक तरीके से कि एम्पावर किया जाए कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो भले से सोसाइटल हो, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस हो। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, वैल्यूइंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। जैसे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग पाए जाते हैं, तो इस चीज़ की क्या नाम है, लोग रिस्पेक्ट करें और किसी के साथ इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ये आएगा हमारे रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के अंदर। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इन अ डाइवर्स अर्बन स्कूल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक आपको एक शहर दे रखा है जिसके अंदर दो एरिया है। एक तो क्या नाम है, जहाँ पर अच्छे घर के, यानी कि एक अच्छे घर से जहाँ पर अच्छी इनकम वाले लोग आते हैं, और दूसरा एरिया जहाँ पर कम इनकम वाले लोगों के बच्चे आते हैं। द स्कूल इज़ वेल्दियर एरिया इज़ वेल फंडेड विद द एक्सेस टू द एडवांस रिसोर्सेज। तो जो वेल्दियर एरिया वाले लोग हैं वो क्या, वो स्कूल क्या है, बहुत ज़्यादा वेल फंडेड है, वहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज भी एडवांस हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, क्वालिफाइड टीचर भी हैं। और जो लो इनकम का एरिया है उसके अंदर अंडर फंडिंग है, पैसा नहीं है, और मटेरियल भी पुराना, और ओवर क्राउडेड क्लासरूम, यानी एक क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बच्चे भरे हुए हैं। तो इसके अंदर सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल क्या क्या अप्लाई होते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीमेंटिंग अ फंडिंग मॉडल। हमें एक ऐसा फंडिंग मॉडल बनाना है जो गरीब स्कूल के बच्चों को क्या करे, इकोनॉमिकली सपोर्ट करे, और क्या नाम है, उनके लिए भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो अमीर बच्चों के स्कूल के लिए है, उनके पास भी वो लर्निंग मटेरियल हो जो अमीर बच्चों के स्कूल में, उनके पास भी वही सपोर्ट सर्विस हो जो अमीर बच्चों के स्कूल में। ये आएगा इक्विटी एंड इंक्लूजन में। उसके बाद इसका आउटकम क्या होगा, स्टूडेंट इज अंडर फंडेड स्कूल गेन एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन। तो जो अंडर फंडेड स्कूल में बच्चे पढ़ रहा है उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाएगी, फेयर ट्रीटमेंट। प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट प्रोग्राम सच एस ट्यूटोरिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग, यानी कि जो गरीब स्कूल के बच्चे हैं उन बच्चों को ट्यूटोरिंग, मेंटरिंग और काउंसलिंग के प्रोग्राम कराए जाएँ जिस तरीके से उस रिच स्कूल के बच्चों को कराए जाते हैं। इसका आउटकम क्या होगा, स्टूडेंट रिसीव द पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस दे नीड टू कैच अप एकेडमिकली एंड सक्सीडेड, यानी उनको एक तरीके से एक अच्छा अगर मेंटरिंग मिलेगा तो अपने अकेडमिक्स में ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाएंगे।
एम्पावरमेंट इन्वॉल्विंग कम्युनिटी मेंबर, पेरेंट एंड स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि एक स्कूल में कम्युनिटी बनानी चाहिए जिसके अंदर मेंबर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब हों और सब स्कूल से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करें। इसका आउटकम क्या होगा? द कम्युनिटी फील अ सेंस ऑफ ओनरशिप। इसके अंदर मतलब पेरेंट्स को लगेगा, स्टूडेंट्स को एक सेंस ऑफ ओनरशिप फील होगी कि हाँ मतलब हमें इस चीज़ में वैल्यू करी जाती है। फिर चौथा है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीकल्चरल एजुकेशन एंड एंटी बायस ट्रेनिंग फॉर टीचर एंड स्टाफ, यानी कि ऐसे टीचर लाने चाहिए स्टाफ के अंदर जो कि एंटी बायस हैं, जो गरीब बच्चों को अलग ना देखें, अमीर बच्चों को अलग ना देखें, और डाइवर्सिटी की क्या करें? रिस्पेक्ट करें, अलग अलग कल्चर के लोगों की रिस्पेक्ट करें। इसका आउटकम यही होगा, स्टूडेंट लर्निंग इन अ सेटिंग दैट वैल्यू डाइवर्सिटी एंड प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिड्यूसिंग एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडिस, यानी इससे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। बाद जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक ऐसी ग्रुप एक्टिविटी बतानी है जो आपने क्लास में करी है और आपके लिए एक बहुत बड़ा एक वो ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, यानी उससे आपने एक एक्सपीरियंस हासिल करा हो। तो इसके अंदर आप कुछ भी एक्टिविटी अपने पास से ये तो खुद भी बनाकर बता सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको कैसे बताना है। आप इसके अंदर लिख सकते हैं वन ग्रुप एक्टिविटी दैट टर्न आउट टू बी, कि जो मेरे लिए ग्रेट लर्निंग थी वो था कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन सोशल स्टडीज़, यानी कि ये एक एसएसटी सब्जेक्ट में हमने एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमें कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आवर कम्युनिटी पर जो था वो प्रोजेक्ट बनाना था। कल्चरल डाइवर्सिटी मैंने अभी ऊपर समझा थी, ठीक है। इसके अंदर क्या नाम है, हमें कल्चरल अवेयरनेस एंड इंक्लूजन का मेन टॉपिक था, तो उसके ऊपर बनाना था। अब एक्टिविटी आ जाती है, क्या थी? सबसे पहले हुआ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, कि मतलब क्लास को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ग्रुप्स में, 4 से 5 बच्चों के, और सबको अपना अपना एक एक टास्क दे दिया कि मतलब आपको कल्चरल डाइवर्सिटी पर रिसर्च करनी है, जैसे कि कहाँ का लैंग्वेज कल्चर क्या है, फूड कल्चर क्या है, फेस्टिवल कल्चर क्या है, सोशल प्रैक्टिसेस क्या है। उसके बाद रिसर्च एंड कोलैबोरेशन, कि बच्चों ने फिर उसके बाद क्या करी? रिसर्च स्टार्ट करी, मतलब रिसोर्सेज ढूंढे, ऑनलाइन देखा, बुक पढ़ी, इंटरव्यू करा लोगों से जा जाकर, और हर ग्रुप के मेंबर को एक एक टास्क दे दिया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और सब ने कोलैबोरेशन में मिलकर काम करा। क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन, उसके बाद जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उसके ऊपर उन्होंने क्या बनाई? प्रेजेंटेशन बनाई, जैसे कि पिक्चर्स, वीडियो, चैट्स, उसके अंदर सब चीज़ें इंक्लूड करी। वी प्रैक्टिस्ड आर प्रेजेंटेशन स्किल बाय रिहर्सिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मगर उसको क्लास में प्रेजेंट करने से पहले हम लोगों ने क्या करी? एक दूसरे के साथ उसको प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करी, और मतलब एक दूसरे से फीडबैक लिए कि हाँ कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्लास में ऐसे परफॉर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आ गया प्रेजेंटेशन डे, कि हर ग्रुप ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन क्लास में प्रेजेंट करी। फिर उसके बाद Q&A सेशन हुआ, यानी क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हुआ, जिसके अंदर पीयर्स ने और सारे टीचर्स ने क्या करे? क्वेश्चन पूछे, और हमने जो भी इंफॉर्मेशन निकाली थी उससे रिलेटेड उनको आंसर करा। अब इसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ इस एक्टिविटी के अंदर वो बता देता हूँ। कंडक्टिंग थोरो रिसर्च ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी इम्प्रूव्ड आवर एबिलिटी टू गैदर एनालाइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। इसके अंदर तो हमें ये सीखने को मिला कि मतलब हम मल्टीपल सोर्सेज जैसे बुक्स और ऑनलाइन बुक्स और क्या नाम है ऑफलाइन जो आपकी पेपर बुक्स होती हैं वहाँ से, और लोगों के पास जा जाकर किस तरीके से सोर्सेज कलेक्ट करने हैं, ये हम लोगों ने सीखा। We learn to discern credible sources and integrate various perspective in our presentation। दूसरा है इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, जैसे मैंने बताया सब लोगों ने मिलकर काम करा, प्रैक्टिस करी, तो इससे क्या हुआ? हम लोगों ने कोलैबोरेशन और टीम वर्क सीखा। वर्किंग इन अ ग्रुप टॉट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वी लर्न टू डेलीगेट द टास्क बेस्ड ऑन ईच मेंबर, यानी कि हमने इसके अंदर वो टास्क बांट दिए थे ना कि किस बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके हिसाब से उसको काम दे दिया और सबके अंदर पूरा प्रोजेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, रिसर्चिंग डिफरेंट कल्चर ब्रॉड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि जो हम जा के रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, उसके अंदर से हमें कल्चरल अवेयरनेस के बारे में बहुत ज़्यादा क्या हुई? नॉलेज हुई। हमने बहुत सारे कल्चर्स के बारे में जाना और सीखा। वी बिकेम मोर सेंसिटिव टू द प्रैक्टिस एंड बिलीफ ऑफ अदर, यानी कि हम दूसरे के बिलीफ्स को लेकर और ज़्यादा क्या हो गए? सेंसिटिव हो गए कि हाँ ये बंदा ये बात मानता है, इसका कल्चर ये है। और चौथा आ गया प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। लास्ट में प्रेजेंटेशन दी थी, उससे हमारी प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग दोनों क्या हुई? इंप्रूव हुई। क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन एनहांस्ड आवर एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। हमने सीखा कि क्लास के अंदर किस तरीके से क्लियरली और कॉन्फिडेंटली क्या करनी है? प्रेजेंटेशन देनी है, और या फिर कहीं पर भी जाएँ तो कैसे विद कॉन्फिडेंट हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। द फीडबैक फ्रॉम आवर पीयर्स एंड टीचर हेल्प अस
इम्प्रूव आवर पब्लिक स्पीकिंग स्किल, यानी कि जो फीडबैक मिले टीचर्स से और हमारे साथी कलीग्स से, उससे बच्चों की क्या होगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी हो गई. एग्जाम्पल टू substantiate. One specific example of a valuable lesson from the activity was when our group interviewed a local community leader about traditional festivals. कि इसके अंदर एक एग्जांपल हम ये दे देते हैं कि हम जब कम्युनिटी के लोग गए वहाँ पर लोगों से पूछने की, हाँ आपका फेस्टिवल क्या है, कल्चर क्या है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज हुई कि मतलब जैसे कि हम सोचते थे उससे बहुत ज़्यादा अलग चीज़ होती हैं. जैसे बुक्स में रिटर्न होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो हमें नहीं पता होती, जो हमें वहाँ पर रहकर पता लगती हैं, क्योंकि हर चीज़ बुक में नहीं आ सकती. तो फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ की लाइव देखकर हमें पता लगेंगी कि नई नई चीज़ क्या होती हैं. ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वी शेयर दिस स्टोरी विद द क्लास विच मेड आर प्रेजेंटेशन मोर इंगेजिंग एंड रिलेटेबल. तो जब हमने ये स्टोरीज जब क्लास में बताई तो और लोगों को वो क्या लगा, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगा और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा. तो आप कुछ भी ऐसी एक एक्टिविटी का एग्जांपल लेकर इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते थे. अब इसके बाद द मॉडर्न वर्ल्ड थ्रो न्यू चैलेंजेस एवरीडे विद शेयर्ड वैल्यू डू यू थिंक विल हेल्प यू डील विद देम. कि मतलब मॉडर्न वर्ल्ड जो है, आज के ज़माने की वर्ल्ड जो है, उसके अंदर रोज़ाना नए नए चैलेंजेस आते हैं. तो आपके पास क्या है, कैसे शेयर्ड वैल्यू हो, क्या बहुत सारी शेयर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए जो आपको उनके साथ डील करने में हेल्प करें. तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं क्या क्या शेयर्ड वैल्यू आपके पास होनी चाहिए. पहला है रेजिलियंस. रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड अडेप्ट टू चेंजेस क्रूशियल, यानी कि जब डिफ़िकल्टी आए तो आप उससे रिकवर कर लो बहुत ज़्यादा जल्दी. इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस. रेजिलियंस हेल्प इन फेसिंग फेलियर्स. अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स होते हैं तो रेजिलियंस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है उनको फेस करने में. एंड सेटबैक विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. और आप उनको जब फेस कर लेते हो तो रेजिलियंस के थ्रू आपके अंदर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है और आप उनसे बहुत सारी लर्निंग लेते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और उसके बाद आगे की तरफ मूव हो जाते हो. इसका एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कोविड-19 के अंदर रेजिलिएंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन वर एबल टू अडेप्ट रिमोट वर्क. यानी कि जब सब लोग घर बैठ गए थे तो रिमोट वर्क स्टार्ट हो गया था, ऑनलाइन वर्क स्टार्ट हो गया था, तो लोगों ने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग रेजिलियंस करा, यानी कि अपने आप को उस तौर तरीके में डाला कि किस तरीके से ऑनलाइन वर्क करना है, किस तरीके से रिमोट वर्क करना है. फिर दूसरा है कोलैबोरेशन. कि जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन बोलते हैं. जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करोगे तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकोगे. जब आप अकेले काम करते हो तो बस एक ही दिमाग चल रहा है, और जब कोलैबोरेशन में काम करोगे तो बहुत सारे ह्यूमन माइंड्स होते हैं साथ. तो कोलैबोरेशन आपकी इनोवेशन को फोस्टर करता है, एफिशिएंसी को फोस्टर करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करता है, मदद करता है. इसका एग्जांपल देख सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अक्रॉस बॉर्डर हैव लेड टू रैपिड एडवांसमेंट. जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके अंदर कोई एक बंदा अकेला काम नहीं करता, उसके अंदर सबके क्या होते हैं, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्या आए जा रही है, रैपिड एडवांसमेंट आए जा रही है. ठीक है, जैसे कि वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट जो हो जाते हैं वो सब लोग मिलकर बहुत जल्दी बना लेते हैं. तीसरा एम्पैथी. अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर प्रमोट्स कंपैशन एंड बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की फीलिंग को समझना और उसके कंपैशन को प्रमोट करना. अगर इंसान एक ऐसा करता है तो उसकी उस दूसरे इंसान के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होती है, अच्छी हो जाती है. और मतलब एम्पैथी हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव कम्युनिटी. अगर लोगों के बीच में एम्पैथी होगी तो उनके कम्युनिटी जो बनेगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी. इसका एग्जांपल दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, मैं बस आपको ऊपर से इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ. और चौथा है अडेप्टेबिलिटी. द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू अ न्यू कंडीशन एंड एनवायरनमेंट. एडेप्टेबिलिटी पढ़कर ही समझ आ रहा है कि मतलब जब आप किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हो तो उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, उस नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहलाया जाता है, एडेप्टेबिलिटी कहलाया जाता है. कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती रहती है, बहुत डायनामिक है. तो इसके अंदर इंसान के अंदर एडेप्टेबिलिटी होनी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में. जैसे कि बिज़नेस के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, ई कॉमर्स आ गया, तो अभी भी अगर कोई इंसान पुराने तरीके से बिज़नेस करे जा रहा है तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स अब बहुत बड़ी एक वेबसाइट बन चुकी है जिसके थ्रू आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो. पांचवा इंटीग्रिटी. अपहोल्डिंग स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल बिल्ड ट्रस्ट एंड
क्रेडिबिलिटी। अगर आप स्ट्रॉन्ग मॉरल अपहोल्ड करते हो तो आपके और आपके साथियों के बीच में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी क्या होगी, और ज़्यादा बनेगी। इंटीग्रिटी इंश्योर दैट एक्शन आर गाइडेड बाय ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करता है कि जब आप एक्शन कर रहे हो वो आप ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ कर रहे हो। छठा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कंटिन्यूसली सीकिंग नॉलेज एंड स्किल इज एसेंशियल इन अ वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिव इवॉल्व रैपिडली। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कीप्स इंडिविजुअल रेलिवेंट एंड कॉम्पिटेंट। अगर आज के टाइम में अगर एक इंसान स्पेसिफिक एजुकेशन लेकर छोड़ देता है तो उस चीज़ का कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली नॉलेज लेते जाते हो, पढ़ते जाते हो, सीखते जाते हो चीज़, तो वो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वही क्या है, रैपिड चेंजिंग है, यानी फ़ौरन चेंज हो जा रही है, बदले जा रही है। तो इंसान को ऐसे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल दे रखा है। और लास्ट है इंक्लूसिविटी। एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी इंश्योरिंग दैट ऑल वॉइसेस आर हेयर्ड। कि मतलब डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि सब लोगों की आवाज़ सुनी जाए, भले से वो गरीब अमीर कुछ भी हो, मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर ऐसा होगा, इंक्लूसिविटी होगी, तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस अच्छा होगा। और इंक्लूसिविटी फॉस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कम्युनिटी। अगर इंक्लूसिविटी होती है तो इससे आपकी बिलोंगिंगनेस और कम्युनिटी क्या होगी, और ज़्यादा ग्रो होगी। तो यही सब थी शेयर वैल्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।